आज दिल्ली में उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने को लेकर 11 बजे बैठक होना है और इस बीच रैलियों पर रोक लगने के बाद बीजेपी ने घर घर जाकर प्रचार करने की रणनीति अपनाई है। आज लखनऊ में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इसकी शुरुआत की। बालू अड्डा पहुंचकर स्वतंत्र देव सिंह ने घरों पर बीजेपी का स्टिकर लगाया, पत्र भी बांटा जिसमें बीजेपी सरकार में किए गए कामों की विस्तार से जानकारी दी गई थी। तो बीजेपी का मिशन उत्तर प्रदेश, इसी की शुरुआत यहां हो गई। आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से देखिए, जहां पर आज उम्मीदवारों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होनी है। वहीं स्वतंत्र देव प्रचार पर निकले हैं। घर घर बीजेपी दस्तक दे रही है, क्योंकि देखिए चुनाव आयोग ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए रैलियां, अगर आप सड़क पर मार्च निकालना चाह रहे हैं, उन सब की इजाजत नहीं दी गई है। डोर टू डोर यानी घर घर जाकर आप कैंपेन कर सकते हैं और 5 लोग ही घर पहुंचकर लोगों से मिल सकते हैं। तो देखिए बाकायदा जो पैम्पलेट्स हैं, पर्चे हैं, वो घरों में पहुंचकर दिए जा रहे हैं, घरों के बाहर स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं। तो बीजेपी अपने मिशन के लिए अब पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी है। हालांकि भरोसा बीजेपी बार बार जता रही है कि उनके जो काम हैं वो लोगों तक पहुंचे हैं, लेकिन अभी जो लोग ऐसे हैं जिन तक वो बात नहीं उनकी पहुंच पाई, वहां डोर टू डोर कैंपेन भी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो बीजेपी का मिशन उत्तर प्रदेश, जिसकी शुरुआत आज से। आज चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन दिया है कि 5 व्यक्तियों को लेकर घर घर संपर्क करना है, आज उन लाभार्थियों के हम लोग पहुंच रहे हैं जो सरकार द्वारा राज्य के अंदर करोड़ों लोगों को लाभ मिला है और वह लाभ उन लोगों के संपर्क में जा रहे हैं। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो 5 साल की राज्य की योजना, योगी सरकार के नेतृत्व में जो काम हुआ है और केंद्र सरकार के 7 सालों में जो काम हुआ है, हो सकता है कि और कुछ काम शेष होगा, काम करना होगा। तो जनता जनार्दन के बीच में हम लोग जा रहे हैं, उनका सुझाव भी ले रहे हैं आगे क्या करना चाहिए और अपना रिपोर्ट कार्ड भी साथ लेकर जा रहे हैं। तो जो काम है सरकार ने जो किया है, क्योंकि बार बार सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि हमने क्या क्या काम किए हैं, उन्हीं कामों को लेकर देखिए बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन का हिस्सा बन रहे हैं, ताकि उन लोगों तक बातें पहुंचाई जा सके जिन तक ये बात नहीं पहुंच पाई, किस तरीके का विकास उनका रहा और क्या उसी विकास पर जनता का मूड अब आगे बनेगा, ये भी देखना होगा। तो फिलहाल ये 3 तस्वीरें जहां उम्मीदवारों पर आज बैठक भी है और ये महत्वपूर्ण बैठक इस लिहाज से क्योंकि तय होंगे कि कहां क्या स्थिति दिख रही है और उसको देखते हुए क्या प्लान बनाना चाहिए, कौन सा उम्मीदवार कितना काबिल है उस पोस्ट के लिए। फिलहाल वहां बैठकों में इस बात का निर्णय भी होगा। ठीक है, हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, दिल्ली में मौजूद हैं। हिमांशु देखिए आज उम्मीदवारों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होनी है। संतोष भी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। संतोष, आपका भी रुख करूंगी, लेकिन हिमांशु सवाल ये कि आखिरकार उम्मीदवारों पर आज बैठक होनी है, महत्वपूर्ण बैठक इस लिहाज से कि आगे इसके बाद किस तरीके से कौन कौन चुनावी रण में ताल ठोकेगा उम्मीदवार के तौर पर, ये आज साफ होगा। देखिए बिल्कुल ये तय हो जाएगा बीजेपी की तरफ से। पहले फेज और दूसरे फेज के लिए जो है आज कई नामों पे चर्चा होगी। कल उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी की चुनाव समिति ने वहां पर जो है कुछ नामों को शॉर्टलिस्ट किया था और आज पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ यानी कि यहाँ के कोर ग्रुप के साथ जो है यूपी के कोर ग्रुप की बैठक है और उसमें कुछ नामों पर जो है बातचीत होगी, क्योंकि जो स्टेट से नाम आए हैं वो एक सीट पर 2 से 3 नाम है, कई सीटों पर जो है 1 नाम भी है, तो उनको लेकर चर्चा होगी। और पार्टी ने जो अपने इंटरनल सर्वे कराए हैं उसमें जो कैंडिडेट्स के बारे में डिटेल और फीडबैक है वो उसको लेकर डिस्कशन होगा और उसके बाद जो है सीईसी होगी। इस बैठक के अंदर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव है, और राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं, दोनों जो है वर्चुअल जुड़ेंगे। और क्योंकि दोनों कोविड पॉजिटिव है, लेकिन बैठक लगातार चलेगी और ये माना जा सकता है कि पहले 2 फेजेस के लिए कुछ नामों को लेकर सहमति बने, जिससे कि जब पार्टी की सीईसी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो तो इन नामों पर जो है सहमति लग जाए और उसके बाद पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपनी विधानसभाओं के अंदर जाके कैंपेन शुरू कर सके। ठीक है, हिमांशु रहिए जरा सा, संतोष भी है। और संतोष देखिए, जहां एक तरफ उम्मीदवारों पर आज फैसला होगा, वहीं दूसरी तरफ जनता अपना क्या फैसला बनाए उसके लिए कैंपेन की शुरुआत भी बीजेपी ने कर दी। डोर टू डोर कैंपेन की जिक्र कर रही हूं मैं, तो किस तरीके की रणनीति बीजेपी की दिख रही है?
देखिए, डोर टू डोर कैंपेन बीजेपी ने जिस तरीके से आज शुरू किया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, कैबिनेट मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ये डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर रहा है। जिस तरीके से रैलीज पर चुनाव आयोग ने कोविड को देखते हुए प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन डिजिटल फॉर्मेट हो या फिर डोर टू डोर कैंपेन, इस पर बीजेपी जुट गई है। और उसी के कड़ी में आज से प्रदेश अध्यक्ष ने आज शुरुआत की, अब कैबिनेट मिनिस्टर, तमाम मंत्री भी शुरुआत करेंगे। लेकिन बीजेपी की दूसरी स्ट्रेटेजी अब टिकट को फाइनलाइज करने की भी है। कल बीजेपी की जो प्रदेश स्तरीय चुनाव समिति थी उसकी बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल जो संगठन प्रभारी हैं, इसके साथ ही दोनों ही उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत जो प्रदेश की कार्य समिति, जो चुनाव समिति के जो पदाधिकारी थे, उनके साथ बैठक हुई। और आज दिल्ली में जो बैठक होगी वो उन लोगों को फाइनलाइज करेगी, या यूं कहा जाए कि बीजेपी का कौन उम्मीदवार होगा। ये पहले फेज के अगर उम्मीद है कि पहले फेज के जो होने हैं 10 फरवरी को जो मतदान होने, उसके ठीक है, रोक रही हूँ आपको। बड़ी खबर इसी बीच बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और आज उम्मीदवारों पर यह महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली के लिए इस वक्त निकल चुके हैं, स्वतंत्र देव सिंह भी योगी के साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं और आखिरकार एक आखिरी मोहर जो है वो आज लग जाएगी उन कैंडिडेट्स पर, उन उम्मीदवारों पर जिनको बीजेपी टिकट देने वाली है आने वाले चुनावों को देखकर। योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते, स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं और योगी के साथ ही वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। आगे की रणनीति पर चर्चा होगी कि किस तरीके से कौन सा उम्मीदवार कितना काबिल किस सीट के लिए। आला कमान के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है और माना जा रहा है कि इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद ही उम्मीदवारों के नाम की एक तरीके से कहें लिस्ट जो है वो तैयार हो जाएगी। देखिए, यूपी में चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू हो चुकी है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत भीड़ जमा करने पर भी रोक है, लेकिन बरेली में दोनों पाबंदियों का उल्लंघन हुआ। बीजेपी विधायक और अन्य बीजेपी नेता जो हैं उनके खिलाफ आचार संहिता लगने के बावजूद भीड़ जुटाकर कंबल बांटने की शिकायत यहां पर हुई है। पुलिस ने शिकायत के बाद एफआईआर के आदेश दिए। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल था, चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। इस आयोजन के लिए प्रशासन की मंजूरी भी नहीं ली गई थी। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, जब एक तरफ चुनाव आयोग की तरफ से साफ कहा गया है कि रैलियां नहीं हो सकती, सभा नहीं हो सकते, साइकिल मार्च नहीं हो सकती, आप सड़कों पर ज्यादा लोगों को लेकर नहीं निकल सकते, और ऐसे में बिना प्रशासन की अनुमति के यहां पर कंबल बांटा गया जिसमें लाखों की, यहां पे हजारों की भीड़ मानिए आप इस वक्त तस्वीरों में आपको दिख रही होगी। और बढ़ रहे हैं आगे, बात कोरोना की। देश में कोरोना के मामलों में आज मामूली गिरावट देखी गई है। आज 1,68,000 से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 277 लोगों की मौत हुई है। सक्रिय मामलों की अगर बात करें तो इस वक्त देश में 8,21,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। कोरोना मामले में पहले नंबर पर महाराष्ट्र बना हुआ है, लेकिन अब पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर आ गया। दिल्ली और तमिलनाडु के बाद कर्नाटक अब 5वें नंबर पर पहुंचा। तो कोरोना की स्थिति को देखते हुए हालांकि केस थोड़े कम आए हैं, लेकिन आपको इसी बीच जानकारी दे दें, कोरोना मामले पर पीएम ने एक बैठक भी बुलाई है। महत्वपूर्ण ये बैठक राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे, जिसमें राज्य किस तरीके से इन स्थितियों को देख रहे हैं। शाम 4 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ ये वर्चुअल बैठक होगी, जिसमें जिन जिन राज्यों में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं वहां पर किस तरीके के कदम उठाने चाहिए, उन राज्यों को किस तरीके की समस्याएं आ रही है वो भी वो केंद्र के साथ साझा करेंगे। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ये महत्वपूर्ण चर्चा जो आज होनी है, 4 बजे का वक्त है, वर्चुअल मीटिंग होगी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कोरोना मामले पर प्रधानमंत्री ने ही ये बैठक बुलाई है, जिस पर राज्यों से सीधे संपर्क होगा। और ये पहली बार नहीं, हमने पहला जो कोरोना की लहर आई थी, दूसरी लहर जो आई थी, उनमें भी देखा कि प्रधानमंत्री लगातार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात करते रहे, क्या जरूरत राज्यों को है और किस तरीके से उन्होंने स्ट्रैटेजी या रणनीति बनाई है कोरोना से लड़ने के लिए, आवश्यकता उनको क्या लग रही है, केंद्र से किस तरीके की मदद वो चाह रहे हैं और किस तरीके की दिक्कतें उनको आ रही है, इन पर जाहिर तौर पर चर्चा होती है। और एक बार फिर से आज शाम 4 बजे जब ये महत्वपूर्ण बैठक कोरोना के लिहाज से होगी, तो राज्य सरकारें अपनी अपनी बातें केंद्र के सामने रखेंगे।
हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, देखिए, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि जिन जिन राज्यों में खतरा ज्यादा है, जैसे महाराष्ट्र ले लीजिए आप, कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ के भी मुख्यमंत्री यानी सारे मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। देखिए, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और वहाँ के चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी इस बैठक में रहते हैं और सभी मुख्यमंत्रियों से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है फीडबैक लेते हैं उनके स्टेट के अंदर किस तरीके से जो है काम किया जा रहा है, क्योंकि ये तीसरी वेव है। और आप देखिए, इससे पहले शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो एक बैठक की थी, जो रिव्यू मीटिंग की थी केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ। देश के गृह मंत्री थे, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके साथ बैठक करके क्या हालात है देश का उसको लेकर फीडबैक लिया था। और उन्होंने कहा था कि सभी राज्यों के साथ जो है कोऑर्डिनेशन किया जाए और हर स्टेट के अंदर जो मेडिसिन है कोविड से रिलेटेड वो बफर स्टॉक में होनी चाहिए। किसी तरीके से आईसीयू बेड या अन्य मेडिकल इक्विपमेंट की कोई भी कमी किसी स्टेट्स के अंदर नहीं होनी चाहिए। इसकी लेकर केंद्र सरकार को हर राज्य की मदद करनी चाहिए। और उसी परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है, जिसमें वो फीडबैक भी लेंगे और ये भी जानेंगे कि वहां की राज्य सरकारें किस तरीके से काम कर रही हैं। क्योंकि कई राज्यों के अंदर, जैसा आपने भी कहा, कि चिंता का विषय है जिस तरीके से कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे उसमें महाराष्ट्र है, दिल्ली है या कर्नाटक है, तमिलनाडु है, इनको लेकर सही में चिंता का विषय है। और इसको लेकर प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि राज्य सरकारें जो है अपने हिसाब से वहां पर जो है स्थिति को देखें और जो भी संभव कदम हो वो उठाए जाएं। जैसे कि देखिए, दिल्ली ने 2 दिन का जो है लॉकडाउन लगाया, फ्राइडे से लेकर मंडे तक। इसको लेकर भी केंद्र सरकार का मानना है कि सभी राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से वहां पर गाइडलाइंस देखें और क्या सिचुएशन है उसको लेकर कदम उठाएं। ठीक है हिमांशु, रहिए जरा साथ। देखिए, जरा हम आपको आंकड़ों के हिसाब से समझाते हैं कि स्थितियां क्या बनी हुई हैं देश में। अगर देखिए 24 घंटे में कोरोना पर अगर आपको अपडेट दें तो जो नए मामले हैं वो 1,68,000 के करीब नए मामले आए हैं, यानी पहले से थोड़े कम ये मामले जरूर है, लेकिन राहत इसको नहीं मान सकते क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि अगले दिन उससे ज्यादा केसेस सामने आ जाते हैं। वही देखिए, मौत 277 मौत सामने आई, सक्रिय केस अभी भी 8,21,000 के करीब सक्रिय केस अभी देश में है। तो कुल मिलाकर खतरा अभी बना हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि जो पाबंदियां लगाई गई बावजूद इसके कई राज्यों में वो आंकड़े रुक नहीं रहे हैं, थम नहीं रहे, कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं, जो चिंता बढ़ा रही है। कोरोना में जरा आप देखिए किस तरीके से आंकड़े हम अलग अलग राज्यों के आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली में करीब 19,166 दिल्ली में केसेस हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में 19,286 केसेस पश्चिम बंगाल में। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस तो महाराष्ट्र में है, जहां पर 33,470 केस महाराष्ट्र में अकेले। वहीं कर्नाटक में 11,000 के करीब और तमिलनाडु में 13,000 के करीब। ये आंकड़े 24 घंटे में जो सामने आ रहे हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। और कुल मिलाकर जो राज्यों की स्थिति है वो अब डराने वाली है, जिसमें सबसे ज्यादा स्थिति खराब महाराष्ट्र की। इसको लेकर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे, किस तरीके के रणनीति कोरोना से लड़ने के लिए राज्यों ने तय की है, जाहिर तौर पर इस पर बात होने वाली है। वहीं महाराष्ट्र के बाद दिल्ली जो है वो दूसरे नंबर पर माना जा रहा था पहले, लेकिन अब पश्चिम बंगाल में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसने बहुत बड़ा छलांग देखिए मारा है और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल नजर आने लग गया है। वहीं कर्नाटक की स्थिति भी यही है, तमिलनाडु की स्थिति भी यही है और दिल्ली की स्थिति देखिए 19,000 केस पिछले 24 घंटे में करीब करीब सामने आए हैं। वहीं नोएडा में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1400 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। करीब 7,000 कोरोना मरीज नोएडा के अस्पतालों में भर्ती हैं। नोएडा जिला कोर्ट में 2 कोरोना केस निकलने के बाद आज एक दिन के लिए कोर्ट बंद किया गया है। आज पूरे कोर्ट परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा। आज के सारे मामलों की सुनवाई बुधवार को होगी। कोरोना की चपेट में लगातार बड़े बड़े दिग्गज भी आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट कोरोना पॉजिटिव है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट कर खुद के संक्रमित होने की जानकारी दी। जेपी नड्डा आज यूपी चुनाव को लेकर हो रही बैठक में शामिल होने वाले थे। बिहार और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी कोरोना पॉजिटिव है, यानी दिग्गज जो है, बड़े नेता जो है वो भी कोरोना की चपेट में आए हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा दे, राजनाथ सिंह, अजय भट्ट, जेपी नड्डा, नीतीश कुमार, बीएस बुमोई, ये वो दिग्गज चेहरे जो कोरोना की चपेट में आए हैं। हालांकि इन्होंने कई लोगों ने ट्वीट करके जानकारी दी और ये कहा कि उनके संपर्क में जो लोग भी आए हैं वो जल्द से जल्द खुद को भी आइसोलेट कर लें और अपना कोरोना टेस्ट करा लें।
राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान तो हो गया, मगर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वोटरों से 2 गज की दूरी उसकी सबसे बड़ी मजबूरी है। चुनाव आयोग ने तमाम सभाओं और रैलियों पर रोक लगाकर उन्हें डिजिटल प्रचार के प्लेटफॉर्म पर ला खड़ा कर दिया। ऐसे में जनता तक पहुंचने के लिए नेताओं का चुनावी प्लान क्या है, आपको दिखाते हैं। चुनावी दंगल में डिजिटल वॉर के लिए सभी पार्टियों ने तैयारी पूरी कर ली है। इस बार चुनावी महासमर में दम वर्चुअल दुनिया पर दिखेगा। सबसे पहले बात बीजेपी की। चुनावी अभियान के लिए बीजेपी का वॉर रूम तैयार है। सिर्फ यूपी में करीब 50 जिलों में डिजिटल प्रचार के लिए डेडिकेटेड रूम है। इस बार बीजेपी ने यहां 100 से ज्यादा वर्चुअल रैलियां करने का प्लान तैयार किया है। तो 3D मैक्स स्टूडियो के जरिए भी रैलियां होंगी, यानी तकनीक के माध्यम से 2 अलग अलग जगह बैठे नेताओं का एक ही रैली में संबोधन हो सकता है। आपके लिए बेहतर स्थिति होगी कि सारी पार्टियां वर्चुअली आए? वो लोग सब कह रहे हैं कि बीजेपी की व्यवस्था बेहतर है। इलेक्शन कमीशन की जो भी गाइडलाइन होगी हम उसके लिए तैयार हैं। फिजिकली होगा तो फील्ड में उतरेंगे, फिजिकली नहीं होगा तो वर्चुअली जाएंगे। हम लोग चुनौतियों के बीच में काम करने वाले लोग हैं और मैं इस बात को जानता हूं, यूपी का चुनाव होगा तो यूपी के चुनाव में अगर एक तरफ देश की सकारात्मक ऊर्जा एक सकारात्मक दिशा में काम करने के लिए तैयार बैठी होगी, तो दूसरी तरफ दुनिया की नकारात्मक ऊर्जा भी तो उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के अपनी नकारात्मकता को फैलाने का प्रयास करेगी। तो हमें हर प्रकार की चुनौती का सामना करने को तैयार रहना होगा और हम लोग उसके लिए तैयार हैं। अब आप समझिए कैसा होगा कांग्रेस का डिजिटल प्रचार। कांग्रेस के आईटी सेल ने 5 राज्यों की सभी विधानसभा सीटों को बूथ में बांटा है। सिर्फ यूपी में कांग्रेस ने 1,05,000 व्हाट्सएप ग्रुप और 15,000 फेसबुक पेज, सोशल मीडिया के जरिए 3 करोड़ लोगों को जोड़ा है। 15,000 फेसबुक पेज के जरिए कांग्रेस प्रचार करेगी। इन फेसबुक पेज के जरिए कांग्रेस अपनी प्रतिज्ञा यात्रा और अपनी लाइव रैलियों को लोगों तक पहुंचा रही है। जो वर्चुअल कैंपेन है, सोशल मीडिया की कैंपेन है, ये ट्वीट तक सीमित नहीं है। इसमें जैसे हमारी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की कैंपेन है, काफी हद तक हम सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं। इंस्टाग्राम पे गाना भी है, कॉम्पिटिशन्स भी हैं, ये सब चीजें हैं। तो एक होलिस्टिक चीज होती है। ट्वीट्स वगैरह तो बहुत छोटी है। हाँ, हमारी पार्टी में हमें थोड़ा सोशल मीडिया पे थोड़ा और मैं सोचती हूँ कि जोर लगाना चाहिए, क्योंकि ये नए माध्यम है, नौजवान ज्यादा इनसे जुड़े हुए माध्यम है। वहीं समाजवादी पार्टी भी डिजिटल प्रचार के लिए तैयार है। वर्चुअल रैलियों और सोशल मीडिया के जरिए चुनावी प्रचार को धार देगी। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की 2 बार सरकार बनाई, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का नहीं बढ़ाया इन्होंने। तो क्यों उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें वोट दिया है? जब बिजली महंगी हो रही है यहाँ पर और जिम्मेदारी इनकी थी सस्ती बिजली हो। और दूसरा, समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि किसानों के लिए फ्री सिंचाई होगी, उसके लिए भी बिजली का इंतजाम फ्री करेंगे। बीजेपी तैयार है, कांग्रेस तैयार है, समाजवादी पार्टी तैयार है, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने डिजिटल प्रचार का खाका तैयार किया है, जिसमें हर विधानसभा में एलईडी से लेकर सभी प्रभारियों का ट्विटर और फेसबुक अकाउंट वेरीफाइड करवाए जा रहे हैं। क्योंकि कोविड बढ़ने की दशा में मायावती अपनी रैली डिजिटल करने जा रही हैं। सोशल मीडिया और वर्चुअल रैली के जरिए मायावती प्रचार करेंगी। जो अभी कार्यक्रम शुरू हुआ है उसके तहत में हम लोग जो आज इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि डोर टू डोर जाइए, 5 लोगों को ले जाइए, ये तो हम लोग पिछले 6 महीने से पूरा कवर कर चुके हैं। पंजाब में डिजिटल प्रचार के जरिए चन्नी विरोधियों को चित करने को तैयार हैं। देखिए, अगर किसी तरीके से बीमारी फैल रही है और हमारा चुनाव आयोग ऐसा चाहता है, वी हैव टू अबाइड बाय द रूल्स लेड बाय इलेक्शन कमीशन, और हम उसको अभी तक अवॉइड कर रहे हैं और करेंगे आगे। जैसे भी चुनाव कमीशन चुनाव कराना चाहेगा, वी आर रेडी फॉर द कंटेस्ट। हालांकि डिजिटल चुनावी अभियान में छोटे दलों को नफा कम, नुकसान ज्यादा नजर आ रहा है। अगर कोई अच्छा कंटेंट आपको बनाना है जिसको आम लोग क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें, तो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। यानी आपको शूट के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टीम चाहिए, सोशल मीडिया के लिए टीम चाहिए। और आजकल तो फेसबुक भी अगर आप उस पर खर्चा नहीं करेंगे तो आपकी चीज दिखाएगा ही नहीं।
तो ये सारा जो तंत्र है आम लोगों के बाहर है, छोटी राजनीतिक दलों के बाहर है। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि जो कारण है कि चुनाव आयोग ने इस तरह से निर्णय लिया, क्योंकि जब रैलियां होंगी, भीड़ बनेगी, तो कहीं ना कहीं लोग जो भी नियम होंगे उनको दरकिनार करके आते हैं। साफ है, चुनाव में सोशल मीडिया पर भयंकर राजनीतिक युद्ध होने वाला है। इसमें रैलियां ग्राउंड पर भीड़ इकट्ठा करके नहीं, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर की जाएंगी और ये रैलियां भीड़ से नहीं, व्यूज से सफल होंगी। आज तक ब्यूरो। राजनीतिक पार्टियों के सामने कम समय में मतदाताओं तक पहुंच बनाने की बड़ी चुनौती है। 10 फरवरी से वोटिंग शुरू हो जाएगी और उससे पहले सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बताना होगा कि जनता सत्ता की बागडोर उनके ही हाथों में क्यों सौंपे। तो क्या इस मामले में सारी पार्टियों की तैयारियां पूरी हैं? आइए देखते हैं इस वर्चुअल जंग में किसमें कितना है दम। ऐसी चुनावी रैलियां शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ माहौल बनाने में मददगार मानी जाती हैं। पार्टियां जन समर्थन की इन्हीं तस्वीरों के जरिए प्रतिद्वंदियों पर मानसिक दबाव बनाती हैं। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में नेताओं को अपना दम ऐसी रैलियों में नहीं बल्कि वर्चुअल दुनिया में दिखाना होगा। आप सोचेंगे इसका मतलब क्या है, तो सुनिए। नेताओं को आम जनता तक डिजिटल मंच के जरिए पहुंचना होगा, यानी सोशल मीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऐप, वर्चुअल रैली, 3D होलोग्राफिक रैलियां, मैसेज और फिर व्हाट्सएप जैसी तकनीक का सहारा लेना होगा। वैसे वर्चुअल शक्ति की इस दुनिया में बीजेपी अपने विरोधियों से कई कदम आगे खड़ी नजर आती है। 2013 से ही मोदी की अगुवाई में बीजेपी वर्चुअल प्रचार प्रसार में विरोधियों पर 21 है। यही वजह है कि अखिलेश यादव के मन में डिजिटल प्रचार को लेकर कुछ सवाल हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने जो नियम बनाए उन नियमों का पालन समाजवादी पार्टी करेगी और जो भी नियम उसके बाद बनेंगे उनको भी पालन कर करके चुनाव लड़ेगी। जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, चैनलों पर हावी भारतीय जनता पार्टी है, उन पर काबिलियत है या उनकी सरकारें ऐसी थी जो आज उनके पास ज्यादा स्पेस है। कम से कम इलेक्शन कमीशन ये तय करे कि जो नेशनल चैनल्स हैं उन पे रीजनल पार्टीज को भी स्पेस मिले। तो क्या डिजिटल महामुकाबला में बीजेपी बाजी मार सकती है या फिर सभी पार्टियों के वॉर रूम तैयार हैं? हम आगे बढ़ें उससे पहले एक जरूरी जानकारी आपको बता देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की 137 करोड़ आबादी में से 102 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन कनेक्शंस हैं, यानी कुल आबादी में से 78% के पास मोबाइल है। वहीं इंटरनेट यूजर्स की बात की जाए तो देश की 50% आबादी तक इंटरनेट की पहुंच है, यानी फोन और इंटरनेट के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। भारत माता की। राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पार्टियों की मौजूदगी का आकलन करेंगे तो पाएंगे कि सोशल मीडिया पर अपने विरोधियों पर बीजेपी भारी है। अगर बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी के फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स की करें तो ट्विटर पर 1 करोड़ 74 लाख हैं, इंस्टाग्राम पर 42 लाख हैं, फेसबुक पर 1 करोड़ 58 लाख हैं और यूट्यूब पर 40 लाख फॉलोअर्स हैं। कांग्रेस के फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स की बात करें तो ट्विटर पर 84 लाख, इंस्टाग्राम पर 10 लाख, फेसबुक पर 57,62,000 और यूट्यूब पर 17 लाख फॉलोअर्स हैं। 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन अगर सिर्फ 3 राज्यों में प्रदेश स्तर पर पार्टियों की सोशल मीडिया वाली शक्ति देखें तो पिक्चर साफ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में पार्टियों के अलग अकाउंट्स हैं। यूपी बीजेपी का जो अकाउंट है उसमें ट्विटर पर 29 लाख फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पर 78,000, फेसबुक पर 49,14,000। वहीं कांग्रेस के ट्विटर पर 4,06,000, इंस्टाग्राम पर 1,01,000, फेसबुक पर 6,04,000। समाजवादी पार्टी के ट्विटर पर 28,38,000 फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पर 24,73,000 फॉलोअर्स हैं, वहीं यूट्यूब पर 2,35,000। बहुजन समाज पार्टी के ट्विटर पर 2,42,000 सब्सक्राइबर्स हैं, फेसबुक पर 12,000। आम आदमी पार्टी के ट्विटर पर 8,01,000 सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टाग्राम पर 2,07,000,
फेसबुक पर 8,72,000। अगर यूपी में दो अहम चेहरों की बात करें तो सोशल मीडिया पर उनकी ताकत को समझा जा सकता है। अखिलेश यादव को फेसबुक पर 75,09,696 लोग फॉलो करते हैं, जबकि ट्विटर पर उनके 1,54,00,000 फॉलोअर्स हैं। अगर बात योगी की करें तो फेसबुक पर उनको 68,87,044 लोग फॉलो करते हैं, जबकि 1,68,00,000 फॉलोअर्स हैं। यानी सोशल मीडिया के मंच पर दोनों ही नेता काफी लोकप्रिय हैं। अब अगर पंजाब के क्षेत्रीय सोशल मीडिया अकाउंट्स की तुलना करें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया की ताकत के मामले में बीजेपी से आगे है। बीजेपी के ट्विटर पर 6,04,000 फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पर 6,000, फेसबुक पर 3,47,000। कांग्रेस के ट्विटर पर 16,04,000 फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पर 3,09,000, फेसबुक पर 6,12,000। आम आदमी पार्टी के ट्विटर पर 14,05,000, इंस्टाग्राम पर 1,43,000, फेसबुक पर 17,12,000। शिरोमणि अकाली दल के ट्विटर पर 8,12,000 फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पर 1,53,000, फेसबुक पर 5,88,000। उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी के मुकाबले सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव और ज्यादा फॉलोअर्स से लेस नजर आती है। यहाँ की स्थिति भी देख लीजिए। बीजेपी के 11,08,000, इंस्टाग्राम पर 1,04,000 और फेसबुक पर 2,76,000 फॉलोअर्स हैं। कांग्रेस के ट्विटर पर 6,07,000, इंस्टाग्राम पर 9,000 और फेसबुक पर 98,000 फॉलोअर्स हैं। आम आदमी पार्टी के ट्विटर पर 30,000, इंस्टाग्राम पर 1,08,000 और फेसबुक पर 2,88,000 फॉलोअर्स हैं। ये अलग अलग पार्टियों की डिजिटल शक्ति है। कोरोना काल में इसी शक्ति के दम पर पार्टियों को वोटरों तक अब अपनी बात पहुंचानी है। यानी कोरोना काल में चुनाव की मजबूरी अपने साथ नेता और वोटर के बीच की दूरी लेकर आई है, लेकिन इस दूरी को डिजिटल माध्यम से दूर किया जाएगा। आज तक ब्यूरो। तो देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बीजेपी की मौजूदगी दूसरी पार्टियों से पहले से है। साल 2013 से ही बीजेपी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ध्यान देना शुरू किया और आज ये इसकी एक बड़ी चुनावी ताकत है। इस वजह से भी बीजेपी इस मामले में दूसरी पार्टियों से आगे खड़ी नजर आ रही है। नए नए तरह के प्रचार प्रसार में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। 2013 से ही बीजेपी की चुनावी मशीनरी ने हर सियासी दंगल में अपनी ताकत दिखाई। ये सिलसिला जुलाई 2013 में शुरू हुआ, जहां मोदी ने पुणे में छात्रों को संबोधित करने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल किया था। उसके बाद से अब तक डिजिटल मंच का इस्तेमाल बीजेपी बखूबी करती है। बीजेपी के चुनावी अभियान का फोकस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रहता है। नमो चाय स्टॉल से लेकर नमो मोबाइल फोन तक, कैंप से लेकर कारों पर सनशेड्स तक, मैं भी चौकीदार तक, नरेंद्र मोदी ने डिजिटल मंच का बखूबी इस्तेमाल किया। ये देश ये मेरा वतन, ये मेरा घर मेरा चमन, ये देश ये मेरा वतन, ये मेरा घर मेरा चमन। सबका बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा विज्ञापन दिए थे। पार्टी ने डिजिटल मंच पर करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तब कांग्रेस ने कम प्रचार किया था। बीजेपी की तरफ से साल 2014 में चाय पे चर्चा के जरिए डीटीएच, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करते हुए घर घर से जुड़ गए। देश के सैकड़ों चाय के स्टॉलों पर मोदी और मतदाताओं के बीच एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए संवाद हुआ। देश के 24 राज्यों में 4,000 स्थानों पर ऐसे आयोजन किए गए। करीब 10 लाख चर्चाएं की गई। और तो और चुनावी अभियान में 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शंस के इस्तेमाल में बीजेपी पीछे नहीं। बीजेपी का आईटी सेल आक्रामक अंदाज में चुनाव अभियान चलाता है। वही अभियान जो आपको वेब, मोबाइल, सोशल मीडिया, वॉइस और एसएमएस, मिस्ड कॉल से लेकर व्हाट्सएप संदेश तक दिखता है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश ही नहीं,
दुनिया के सोशल मीडिया पर सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म के जरिए मोदी आम लोगों से सीधा संवाद करते हैं। आज नमो ब्रांड बीजेपी के चुनावी अभियान की सबसे बड़ी ताकत है। आज तक ब्यूरो।